किया था। छठे नंबर पे आज हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। पहले समझिए पूर्व रूप क्या होता है। दो पद होते हैं संधि के अंदर, दो वर्ण होते हैं, प्लस से पहले और प्लस के बाद, यानी दो वर्ण जब पास पास होते हैं तो वहां संधि होती है। दोनों स्वर हो तो स्वर संधि होती है। जो पहले वाला वर्ण होता है उसको पूर्व वर्ण कहते हैं, जो बाद वाला वर्ण होता है उसको हम कहते हैं परवर्ण। तो पूर्व रूप का मतलब बाद वाला जो वर्ण है वो खत्म होकर के पूर्व वाले के जैसा ही हो जाएगा, उसको तो हम कहेंगे पूर्व रूप। और पहले वाला खत्म होके यदि बाद वाले के जैसा हो जाए तो उसको हम कहेंगे पररूप। और यदि दोनों वर्णों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, सेम टू सेम ऐसे का ऐसा रहे, तो उसको हम कहते हैं प्रकृति भाव। तो इसमें सबसे पहले नंबर में पूर्व रूप संधि की हम चर्चा करते हैं। आ जाइए बोर्ड के ऊपर। देखो पूर्व रूप संधि वास्तव में ये अयादि संधि का अपवाद इसको हम कह सकते हैं। हालांकि पूर्व रूप का अपना अलग सूत्र है और इसका नाम भी पूर्व रूप अलग से है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इसको अयादि संधि का अपवाद भी मान सकते हैं। कैसे देखो, एंग पदांता दति इसका सूत्र होता है। सूत्र कहता है कि यदि एंग हो, कहाँ हो, पदांत में हो, और उसके बाद अति माने अत हो, अत का मतलब सिर्फ ह्रस्व ए, छोटा ए हो, ऐसी स्थिति में पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप का मतलब है बाद वाला जो वर्ण है उसका भी पहले के जैसा ही बन जाता था, तो पहले वाले वर्ण में शामिल हो जाएगा। या यूं कहे कि बाद वाला जो वर्ण है वो समाप्त हो जाएगा, पहले वाला वर्ण सिर्फ बच जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन में बाद वाला वर्ण समाप्त हो जाएगा, पहले वाला वर्ण बच जाएगा। तो पहचान कैसे हो कि यहाँ पर पूर्व रूप हुआ या गुण हुआ, उस चीज को अलग करने के लिए यहाँ इस ए को पहचान के लिए अवग्रह चिन्ह के रूप में यहाँ रखेंगे। और अवग्रह का चिन्ह अच्छे से देख लो, अंग्रेजी का एस जो होता है उसकी तरीके से हम मान सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए, अगर ये खिंच गया अब चेंज हो जाएगा 40। अगर इसको ऐसे खींचेंगे तो इसका बनेगा डे। अब इसमें अगर ये डंडी नहीं हो और यहाँ पे सीधा सिरों रेखा हो तो ये हम मान सकते हैं इसको हमारा अवग्रह चिन्ह, ये हमें ध्यान रखना है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे देखो, ए या ओ हो, कैसा हो, पदांत हो, उसके बाद ह्रस्व ए हो, तो ये सेम टू सेम रहेंगे। ऐसा कैसा रहेगा, बाद में जो ह्रस्व ए आया उसकी जगह ऐसा निशान हमको बना देना है। अब ये समझिए कि पदांत और अपदांत क्या है। पदांत पद क्या होता है, सबसे पहले सुप तिङंतम पदम। ये सूत्र कहता है कि जिस भी शब्द में या धातु में प्रत्यय जुड़ गया सुप या तिप, अर्थात सीधी भाषा में समझ लो, जिस शब्द का रूप संस्कृत में बन गया वो पद कहलाता है, जिसका रूप नहीं बनाया गया सीधा शब्द है वो पद नहीं है। और पद बनने के बाद ही उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे राम शब्द का रूप है राम है, रामम रामा, रामम रामम रामायण, ये सारे के सारे पद कहलाते हैं। ऐसे ही तिप जो प्रत्यय है, तिंग जो प्रत्यय है, पठती पठते पठंती, पठसी पठते पठत, जो धातु रूप है, रूप बनने के बाद जो नया शब्द बना उसको हम पद कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा पद होना चाहिए। अयादि संधि में रिस संधि में फर्क क्या है, वो यही चीज है कि यहाँ पे जो पहला जो पद होगा वो पूरा होगा और बाद में ह्रस्व ए होगा। लेकिन अयादि संधि के अंदर क्या होता था कि ये जो पद होता था, यदि बाद में ह्रस्व ए आया तो यहाँ पे ये पद पूरा नहीं होता था, ये अपदांत हुआ करता था। जैसे हमने उदाहरण पढ़ा था ने प्लस अन, ने प्लस अन पढ़ा। अब यहाँ ये जो ने शब्द है ये पदांत नहीं है, ए इसके अंदर ये पद नहीं है पूरा, ये बीच का है। तो यहाँ पे क्या हुआ, न ए की जगह अय हो गया और नयनम शब्द बन गया था। तो चलो देखो इधर, यहाँ हमने क्या किया, पदांत नहीं था, अपदांत था। मतलब ये ने जो है हिंदी में तो पूरा शब्द है, लेकिन संस्कृत में ये पूरा शब्द नहीं है, अपदांत है। उसके बाद अनम आया, इसलिए यहाँ पर अयादि संधि हुई। यहाँ देखो अंते, सातवीं विभक्ति एक वचन का रूप है अंत में,
तो ये पद बन गया है। जिस शब्द का रूप संस्कृत में बना दिया समझो वो पूरा पद है। और पद के अंत में एक ही मात्रा आई, पद के अंत में एक ही मात्रा आई, बाद में ह्रस्व ए हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारी पूर्व रूप संधि होगी। अब इसमें परिवर्तन क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं करना, पहले शब्द में ऐसे कैसे लिखना है, और जो बाद वाला शब्द है उसके ए को पहचान के लिए हमें अवग्रह करना है। देखो अंते, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, बाद में जो ए है उसको पहचान के लिए अवग्रह कर देंगे और जो बाद में बच गए वर्ण उनको लिख देंगे। अंते पी इसको पढ़ेंगे, अंते अपी नहीं पढ़ेंगे। वास्तव में यहाँ इसका पूर्व रूप हो गया, मतलब ये असमाप्त हो गया और इसकी जगह पहले वाला ही शेष बच गया। लेकिन गुण संधि को कैसे पहचाने, क्योंकि वहां भी ए हो जाता है, तो इसको अंत प्लस इपी समझे या अंते प्लस अपी, इस पहचान को अलग समझने के लिए यहाँ ये चिन्ह लगाया हुआ है। दूसरा उदाहरण देखो, ते प्लस अत्र, यहाँ ते में कोई परिवर्तन नहीं करना, प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग में, प्रथमा द्वितीय द्विवचन स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तत् शब्द का रूप होता है ते, तत्ते तानी को पढ़े हमने, तत्ते तानी सैतम ते, और यहाँ है अत्र। ये पूरा पद है, अपने आप में रूप बना हुआ है। तो इसके बाद यदि ह्रस्व ए आया, ए के बाद ह्रस्व ए आया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, इस ह्रस्व ए को अवग्रह करना है। तो ये हो गया हमारा 13। ऐसे ही और उदाहरण देखो, मात्रे प्लस अर्पितम, तो मात्रे ए का हो गया अवग्रह मात्रेपितम। नेक्स्ट उदाहरण गृहेहम, गृहेहम। नेक्स्ट है ब्रह्मणेस्तु, ये ब्रह्म शब्द जो है उसका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है ब्रह्मणेस्तु। गृह सातवीं विभक्ति का एक वचन, प्रथमा द्वितीया का द्विवचन। मात्रे शब्द मातृ शब्द का चतुर्थी का एक वचन, माता के लिए अर्पित, घर के अंदर मैं, ऐसे ब्रह्मा के लिए होवे, ऐसे जब हवि का दान करते हैं तो उस जगह पे काम आता है। ऐसे ही ते कर्म कहा, यहाँ परिवर्तन हमने पहले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं, पूरा ऐसे कैसे जाएगा, सिर्फ इस ह्रस्व ए को हमें अवग्रह करना है। आगे देखो, उपदेशे अज, तो उपदेशेज हो गया यहाँ पे। यहाँ देखो सो प्लस अपी, इसमें भी होना तो वही है सोपी, लेकिन अब इसमें एक चीज और हमको देखनी है। वो क्या देखनी है, वास्तव में जो सो शब्द है वो स्वयं सो नहीं है, वहां शब्द है स प्लस अपी, और ये उदाहरण विसर्ग संधि का है। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर पूर्व रूप होता है कब, विसर्ग का काम करने के बाद, जब यहाँ पे उत्तु हो जाता है। अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र जब विसर्ग संधि में पढ़ेंगे तो वहां हम सीखेंगे, यहाँ पे ए प्लस इस विसर्ग की जगह ऊ हो जाता है, कब, बाद में ए हो, ये कंडीशन हमारी बनती है। इस कंडीशन में इन दोनों को मिलाकर के हो गया ओ, और ये शब्द बना हमारा सो, उसके बाद अपी का ए, सो अपी। अब यहाँ ये पद पूरा है, अपी में ह्रस्व ए है, इसका हमारा हो गया अवग्रह चिन्ह, ये हमारा बच गया सेम टू सेम। वास्तव में सीधा उदाहरण यदि पूछा जाएगा तो ये विसर्ग संधि का ही है, लेकिन यहाँ इसको हम पूर्व रूप संधि के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे को प्लस अपी से कोपी हो जाएगा, को प्लस अयम से कोयम हो जाएगा, रामो प्लस अस्ति, रामो में कोई परिवर्तन नहीं। ये सारे उदाहरण वही है, विसर्ग संधि से ही है। पुरुषो प्लस अत्र पुरुषोत्तर, इस तरीके से हमारी पूर्व रूप संधि हो जाती है। अब इसके 3 सूत्र और हैं, थोड़े अवंग आदेश करने वाले और प्रकृति भाव करने वाले। सर्वत्र विभाषा गो, अवंग स्फोटायनस्य और इंद्रेच, इन 3 सूत्रों की चर्चा अपन और कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ।
सर्वत्र विभाषा गो जो सूत्र है, यह सूत्र यहाँ पर गो शब्द से रिलेटेड काम करता है। यदि गो शब्द के बाद ह्रस्व अ हो, वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के संस्कृत में यदि गो शब्द के बाद अ हो तो विकल्प से प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ सर्वत्र विभाषा को विकल्प से हो रहा है, इसका मतलब ये जो सूत्र हमने पढ़ा पूर्व रूप संधि वाला काम भी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट, गो शब्द के साथ ही अवंग स्फोटाय नस्य सूत्र है, वो कहता है कि गो शब्द के बाद यदि ह्रस्व अ हो तो विकल्प से अवंग आदेश भी होता है। कैसे होगा, एक उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां देखो, गो प्लस अग्रम शब्द लिखा है तो गो के बाद अ आ गया। ऐसी कंडीशन में सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से प्रकृति भाव हो जाएगा, माने कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। पहला रूप बन जाएगा हमारा गो प्लस अग्रम। पहला रूप क्लियर है। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र की सहायता से यहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया गया, प्रकृति भाव संधि यहाँ कहलाती है। यहाँ पे देखो अयादि संधि भी होनी चाहिए थी, सूत्र काम कर रहा है, ओ के बाद अच आ गया। दूसरा पूर्व रूप भी होनी चाहिए थी कि ओ के बाद में क्या आ गया, ह्रस्व अ आ गया। और ये गो जो शब्द है ये अपने आप में पदांत है, पूरा पद है, तो यहाँ पे होना चाहिए था पूर्व रूप, तो जो होगा क्योंकि ये विकल्प से हुआ। दूसरा रूप इसका क्या बनेगा, गो प्लस अग्रम, गो अग्रम, ये हुआ पूर्व रूप। पूर्व रूप में आपको पता है क्या होना है, गो का गो ही रहेगा, ए की जगह हमारा हो गया अवग्रह चिन्ह या खंडकार, तो रूप बन गया गो अग्रम। इसके दो रूप बन गए। अब इसका तीसरा विकल्प से रूप बनता है अवंग स्फोटाय नस्य सूत्र क्या कहता है कि यदि गो शब्द के बाद प्रकृति अच हो, यदि गो शब्द के बाद अच हो तो यहाँ ओ की जगह अवंग आदेश हो जाएगा। अब अवंग में हलंत्यम और तस्य लोप सूत्र से न्याय का लोप हो जाएगा, सिर्फ अवशेष बचेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दो, अयादि का जो अव था उसमें वह हलंत होता था, लेकिन यहाँ जो वह है वो हलंत नहीं होगा, उसमें ए की मात्रा जुड़ी हुई होगी, तो यहाँ ओ की जगह अव हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ये ग प्लस ओ प्लस अग्रम, ओ की जगह अव हो गया, जोड़ दो, ग में ए मिल गया, ग पूरा, व का ए प्लस अग्रम का ए बराबर हो गया आ, तो ये आ जुड़ गया यहाँ गवाग्रम। तीसरा शब्द बना हमारा गवाग्रम। अब यहाँ पर अवंग स्फोटाय नस्य तथा दीर्घ संधि का जो सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र यहाँ पे काम करके दीर्घ संधि भी यहाँ पर हुई। नेक्स्ट उदाहरण देख लो इसी तरीके से, गो अजिनम। तो पहला सूत्र कौन सा हुआ, प्रकृति भाव। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से गो शब्द के बाद ह्रस्व अ हो तो प्रकृति भाव होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा काम क्या होगा, अवंग स्फोटाय नस्य सूत्र की सहायता से अवंग का आगम यहाँ पर होगा। और तीसरा काम होगा पूर्व रूप। तो पहले पूर्व रूप कर लेते हैं, गो अजिनम, और फिर कर लेते हैं अवंग स्फोटाय नस्य सूत्र की सहायता से यहाँ पर अवंग का आदेश होगा। ओ की जगह हो गया अव,
वह पूरा है, ध्यान रखना। अब इसका ए और इसका ए मिलकर के आ हो जाएगा, तो ग में ए मिल गया, ग पूरा, वह में ए प्लस ए बराबर आ, गवाजिनम। ये हमारा रूप बन गया। नेक्स्ट देखो, गो प्लस उष्ट्रम, ग प्लस ओ प्लस उष्ट्रम। बताओ यहां कौन कौन सा काम होगा? यहां पर दो काम होंगे। दो काम कौन से होंगे? पहला काम, सर्वत्र विभाषा गो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्वत्र विभाषा गो सूत्र कहता है कि गो के बाद ह्रस्व ए होना चाहिए। यहाँ गो के बाद ह्रस्व ए नहीं है, ऊ है, इसलिए सर्वत्र विभाषा गो सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा। दूसरा, पूर्व रूप का एक पदांतादति सूत्र जो हमारा था वो कहता था कि पदांत ए या ओ के बाद में ह्रस्व ए होना चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं है, तो पूर्व रूप भी यहाँ पर नहीं होगा। अब काम जो होना है वो देखो, वो है अवंग स्फोट आयनस्य सूत्र। अवंग स्फोट आयनस्य सूत्र कहता है कि गो के बाद यदि कोई भी स्वर हो, अच हो, तो अवंग का आदेश होगा। तो देखो यहां पर ओ के बाद उ आया, इसको अवंग आदेश हो गया। अब इसका थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं अपन। अब वह में से ए को अलग कर दिया, प्लस उष्ट्रम। ध्यान दो, पूरा तो समझ में आ जाएगा, तो ज्यादा कठिन नहीं है। ग प्लस अव प्लस ए प्लस उष्ट्रम। ग में ए की मात्रा जोड़ दी तो ग हो गया पूरा। वह, अब यहां पे बात करते हैं, ए के बाद उ आया, तो ध्यान दो, रिमाइंड करो कौन सी संधि होगी। यहां पे होगा गुण ओ, जैसे पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, ओ हुआ था, सेम वैसे ही ए प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा। ये ओ की मात्रा वह में लग जाएगी। गवोष्ट्रम, गवोष्ट्रम इसका पहला उदाहरण बन गया। अब दूसरा रिजल्ट इसका क्या बनेगा, देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे संधि होगी अयादि स्वर संधि। अब क्यों होगी? अब आप कहोगे कि यहाँ पर पदांत है तो अयादि नहीं होने चाहिए, लेकिन ध्यान दो, पदांत वहीं पर अब अयादि संधि नहीं होगी जहां पर बाद में ह्रस्व ए हो। अगर अन्य स्वर होगा तो अयादि संधि वहां पर होगी। तो यहां देखो क्या है, गो प्लस उष्ट्रम, तो उ है यहाँ पे, इसलिए ग प्लस ओ प्लस उष्ट्रम। अयादि संधि का सूत्र था है कि ओ के बाद यदि स्वर होगा तो ओ के स्थान पर अयादि संधि में अव हुआ। ध्यान दो, यहाँ पे जो अव था वो वह पूरा था, उसमें ए था, लेकिन यहाँ पे जो अव है उसमें वह आधा है। अब क्या करना है, जोड़ दो, ग में ए मिल गया, ग पूरा हो गया, वह में ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी और शब्द बनेगा गवुष्ट्रम। यहां संधि कौन सी होगी? अयादि स्वर संधि होगी। यहां संधि कौन सी हुई? गुण स्वर संधि हुई। प्लस अवंग स्फोटायनस्य सूत्र यहाँ पर काम करके अवंग का आगम यहाँ पर, हमारे अवंग का आदेश यहाँ पर हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल है, गो प्लस अक्ष। यहाँ देखो, गो के बाद ह्रस्व ए आया, तो हमारा सर्वत्र विभाषा गो सूत्र क्या कहता है? गो पहला रूप हमारा बन गया प्रकृति भाव। दूसरा, गो प्लस अक्ष,
गोअक्ष। हमारा रूप बना पूर्व रूप। तीसरा, अवंग स्फोट आयनस्य सूत्र क्या कहता है कि यदि ओ के बाद अच हो तो अवंग का आदेश हो जाएगा। तो इसको अपन करते हैं गै प्लस ओ प्लस अक्ष। तो यहाँ ओ की जगह क्या हुआ, अवंग। तो गै में गै में मिल गया गै पूरा, वह का ए और अक्ष का ए दोनों मिलके आ हो जाएगा और रूप बनेगा हमारा गवाक्ष। इंद्रिय छह सूत्र क्या कहता है? इंद्रिय छह सूत्र कहता है कि गो शब्द के बाद यदि इंद्र हो, गो शब्द के बाद यदि इंद्र शब्द हो तो ऐसी स्थिति में ओ की जगह अवंग आदेश नित्य रूप से होगा। तो यहां देखो गै प्लस ओ प्लस इंद्र, तो यहां ओ की जगह हो गया अवंग। अवंग में हालंतम और तस्य लोप में से ङ की संज्ञा और लोप हो गया, अवशेष बचेगा गै प्लस अव प्लस इंद्र। अब यहां देखो ये वह पूरा है, इसका ए अपन अलग निकाल लेते हैं, गै प्लस अव प्लस ए प्लस इंद्र। अब यहां ए प्लस ई मिल करके गुण संधि के तहत आ गुण सूत्र से ओ हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ए हो गया। यहां गै गै में ए जुड़ गया, गै पूरा हो गया, वह में ए जुड़ गया, ए की मात्रा हो गई गवे, ये समाप्त हो गए दोनों, आधा नया हो गया। गो प्लस इंद्र से गवेंद्र शब्द बनेगा। यहाँ पर सर्वत्र विभाषा गो सूत्र काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ओ के बाद ह्रस्व ए नहीं है, ई आया, इसलिए यहाँ पे सर्वत्र विभाषा को काम नहीं करेगा। पूर्व रूप वाला सूत्र भी काम नहीं करेगा एंग पदांतात अति वाला। क्यों? क्योंकि वहां भी उसको अत चाहिए, मतलब छोटा ए चाहिए, जबकि यहाँ ई है, स्वर है। तो यहाँ सिर्फ अवंग स्फोट आयनस्य सूत्र काम करता है कि अवंग स्फोट आयनस्य सूत्र कहता है कि अवंग आदेश होगा। कब होगा? बाद में अच हो तो, स्वर हो तो ये अवंग स्फोट आयनस्य सूत्र तो काम कर रहा है, लेकिन अवंग स्फोट आयनस्य जो सूत्र है वो करता है विकल्प से, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। उस विकल्प को दूर करने के लिए यहाँ इंद्रिय सूत्र आया। ये सूत्र कहता है कि विकल्प से नहीं, नित्य रूप से यहाँ पर अवंग स्फोट आयनस्य, सॉरी नित्य रूप से यहाँ पे अवंग का आगम आदेश होगा और हमारा शब्द बनेगा गवेंद्र। आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।